नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार पुलिस का जो आपका निकाला गया है क्वेश्चन बैंक गुरोसन सर के द्वारा, आज हम इसी का जो है सेट देखने वाले हैं। अगर आप सभी लोग चाहें तो मार्केट से एक किताब जो है ख़रीद करके इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें डिस्कशन अच्छा दिया गया है। दोस्तों, अगर हम इस बुक की बात करते हैं तो इसमें जो आपका कंटेंट दिया गया है, इसमें देखिए हमने जो है आपका सेट नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट कर दिया है। आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 4 जो 31/7/2016 को हुआ था एक पाली में। ठीक है, तो आज हम इसी का पेपर देखेंगे, क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। आप कम से कम एग्ज़ाम से पहले जितना भी हमारा जो ये आपका एग्ज़ाम हुआ है बिहार पुलिस का, इसको आपको अपनी आंखों के सामने से गुजार के जाना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली कुछ न कुछ क्वेश्चन बनेगा, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा 31/7/2016 को जो हमारा एक पाली में एग्ज़ाम हुआ था। चलिए पेपर को देख लेते हैं, इसका कैसा क्वेश्चन है हमारा। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है कि जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो वो कहलाता है क्या। तो दोस्तों उसको हम क्या कहते हैं, अजात शत्रु कहते हैं। क्या कहते हैं, अजात शत्रु। कुछ और हम देख लेते हैं। जैसे अनेक शब्द दिया गया, जैसे आपका जिसकी बाह जांग तक नहीं हो उसको हम अजान बाहु कहते हैं। जिसे जीता ना जा सके उसको हम अजय कहते हैं। आगे किया कि फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार को अस्त्र कहते हैं। जिसके पास कुछ न हो उसको हम अकिंचन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अकिंचन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है क्या। तो दोस्तों उसको हम कहते हैं अपव्ययी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपव्ययी। ऑप्शन नंबर डी। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम कहते हैं अधो हस्ताक्षरकर्ता कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। बरसात बिल्कुल न होना वह कहलाता है क्या। तो दोस्तों वो आपका अनावृष्टि कहलाता है। क्या कहलाता है, अनावृष्टि। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से तद्भव शब्द का यहाँ पे अर्थ बताना है। तद्भव बताना है, तो तद्भव में अगर देखें तो इसमें ऑप्शन नहीं है, हमारा डी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अंडी जो है हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंडी ये हमारा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बहती गंगा में हाथ धोना सही अर्थ क्या है। देखिए बहती गंगा में हाथ धोने का अर्थ होता है कि अवसर का लाभ उठाना। ठीक है, जैसे अभी एग्जाम आपका आ गया है, नज़दीक है, तो आप अगर थोड़ा बहुत भी आप प्रयास कर लेंगे, थोड़ा बहुत मेहनत कर लेंगे तो आप यहाँ पे जो है सफल हो सकते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं कि बहती गंगा में हाथ धो लेना। और भी बहुत सारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग नहीं है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा दिन। ये आपका दोस्तों स्त्रीलिंग नहीं है। बाकी सुबह है, दोपहर है, सांझ है, ये सब हमारा दोस्तों स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है हंस का पर्यायवाची है। हंस का पर्यायवाची, तो ये आपका हो जाएगा मराल। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा, मराल। अब यहाँ पे देखिए हमारा कुछ इंग्लिश का भी क्वेश्चन दिया गया है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जब इंग्लिश का क्वेश्चन आए तो वीडियो को रोका कीजिए, खुद से इसको पढ़ा कीजिए, क्योंकि इंग्लिश आपको एग्जाम में जो है मेरिट डिसाइड करेगा। ठीक है, तो इसका हम आपको आंसर बता दे रहा हूँ, वैसे आंसर आपका नीचे लिखा गया है। इसका आंसर हमारा यहाँ पे कॉल फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। 11 का अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। ये सब आपका फिल इन द ब्लैंक है। और अगर हम 12 की बात करते हैं तो इसका आंसर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा, फेंस। 13 का देखा जाए तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे इसका आंसर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे बी हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा जो है जीके जीएस से स्टार्ट हो रहा है, तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। जीके जीएस में बोला कि भारत का संविधान कब अपनाया गया है। देखिए भारत का जो संविधान है दोस्तों ये आपका 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया है। 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है। कार्यपालिका जो है किसके अधीनस्थ है, तो विधायिका हो जाएगा दोस्तों, विधायिका। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आंसर। संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित जो है नहीं किया गया था। किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था। समाजवादी को दोस्तों नहीं किया गया था, बाकी स्वतंत्रता, समानता और न्याय ये सब जो है दोस्तों एक तरीके से दिखाया जाए तो सम्मिलित किया गया था। आगे कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष जो है सम्मिलित किया गया है। तो कौन से वर्ष में सम्मिलित किया गया है, तो वर्ष 1976 में किया गया है, वर्ष 1976 में।
ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो है दोस्तों ये आपका जोड़ा गया है। आगे प्रश्न है कि जस्टिस अल्तमश कबीर के पश्चात भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं ये बने हैं जस्टिस पी सदाशिवम। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा होती है। सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधित प्रावधान जो है अनुच्छेद 124 में स्थित है। कहाँ पर है? 124 में। अगला है कि वज्रयान संप्रदाय है किसका? अगर हम वज्रयान संप्रदाय की बात करते हैं तो ये आपका दोस्तों बौद्धों का है। किसका है? बौद्धों का। देखिए 7वीं 8वीं शताब्दी के आते आते बौद्ध धर्म के नियमों में और कुछ परिवर्तन आया। परिणाम स्वरूप वज्रयान संप्रदाय का उदय हुआ। इस संप्रदाय के अनुयायी बौद्ध को अलौकिक शक्तियाँ जो है यानी अलौकिक शक्तियों वाला पुरुष मानते हैं। इसके सिद्धांत मंजूश्री, मूल कल्प तथा गुहा समाज नामक ग्रंथों में यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है? देखिए अगर हम राजतरंगिणी के लेखक की बात करते हैं सभी को पता है कल्हड़। ऑप्शन नंबर बी। राजतरंगिणी शब्द का अर्थ होता है दोस्तों राजाओं की नदी है। हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है, ठीक है। और कल्हड़ लोहार वंश के शासक हर्ष के आश्रित कवि थे। इन्होंने राजतरंगिणी की रचना जो है लोहार वंश के अंतिम शासक जयसिंह के समय में दोस्तों यहाँ पे किया था। अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है? देखिए वंदे मातरम रचयिता आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। देखिए वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ 1882 से लिया गया है, जिसका कथानक जो है सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में जो है अपनाया गया है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। और आप सभी लोगों को बता दें बिहार पुलिस के लिए एक ग्रुप बनाया गया है और बिहार दरोगा के लिए भी, और उसमें आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है डिस्कशन के साथ। अगर आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार पुलिस लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। गालिब थे कौन? अगर हम गालिब की बात करते हैं तो दोस्तों ये कवि थे। कौन थे? कवि। देखिए मिर्जा गालिब का जन्म जो है आगरा में हुआ था। उनको उर्दू का सर्वकालीन यानी सर्वकालिक महान शायर माना जाता है। इन्हें फारसी कविता के प्रवाह को हिंदुस्तानी जवान में लोकप्रिय करवाने का जो है श्रेय भी दिया जाता है। बहुत ज़्यादा ये सब पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला है कि ह्वेन-सांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किया था? तो इसका आंसर आप सभी को याद ही होगा, हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर बी। देखिए हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेन-सांग स्थल मार्ग से भारत आया। वह चीन से 629 ईस्वी में चला और 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और भारत से बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के जो है यहाँ पे उद्देश्य से आया था, ठीक है। और इसने अपना ग्रंथ सीयूकी के नाम से जो है लिखा, जो यात्रा विवरण में है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम जो है अमरकंटक से होता है? देखिए अमरकंटक से अगर हम देखें दोस्तों ये आपका नर्मदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। देखिए नर्मदा नदी जो है विंध्यन तथा सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से बढ़ती हुई अरब सागर की खंभात की खाड़ी में गिरती है। यह मुहाने पर डेल्टा की जगह जो है ज्वारंदमुख बनाती है, ठीक है। यह पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे प्रश्न है कि नाथुला पास डैश राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये आपको सिक्किम में देखने को मिलता है। कहाँ पे? सिक्किम में। देखिए यह सिक्किम के वृहद हिमालय क्षेत्र में स्थित है तथा गंगटोक एवं लहासा भारत चीन के बीच संपर्क मार्ग स्थापित करता है। यह दर्रा प्राचीन व्यापारिक सिल्क मार्ग की एक जो है उपशाखा भाग था। क्या था? एक उपशाखा भाग था। चार मीनार स्थित है कहाँ पर? देखिए अगर हम चार मीनार की बात करते हैं तो ये आपको हैदराबाद में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी। देखिए कुतुबशाही राजवंश के शासक कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया था। जयपुर को गुलाबी नगर कहा जाता है, जो कि आपको याद होना चाहिए। हवा महल, जंतर मंतर, खगोलीय वेधशाला जयपुर में है। जंतर मंतर जो सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी आपका ये जंतर मंतर शामिल है। अगला प्रश्न है कि डल झील स्थित है कहाँ पर? देखिए अगर हम डल झील की बात करते हैं दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है बताइएगा? तो इसका देखिए सही आंसर हमारा यहाँ पे श्रीनगर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। आप इसको समझिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। देखिए डल यानी जो डल झील है मीठे पानी की झील है। इसका मुख्य आकर्षण यहाँ के शिकारे यानी हाउस बोट है।
भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है, जो झेलम नदी पर निर्मित गोखो झील का उदाहरण है। अगर हम बैरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग, मानस झील ये सब कहाँ पर है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। आगे प्रश्न है, किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। देखिए गुलाबी शहर के नाम से दोस्तों जयपुर को जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी पिंक सिटी। ठीक है, गुलाबी शहर को भारत का पेरिस या फिर पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है। और जयपुर की स्थापना यानी जयपुर, यहाँ पे दोस्तों जयपुर को भारत एवं पेरिस जो भी लिखा गया है, जयपुर की स्थापना आमेर के राजा यानी आमेर के महाराजा जो है सवाई जय सिंह ने किया था। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। यूनेस्को द्वारा 2019 में जयपुर को विश्व विरासत शहर का दर्जा जो है भी दिया भी जा चुका है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए दोस्तों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है। आगे प्रश्न है कि सिंधु घाटी या फिर सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी जो कि डायक्योड होने का जो है प्रमाण मौजूद है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के लोथल में गोदी यानी डायक्वाड होने का प्रमाण मौजूद है। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगा नदी के तट पर जो है स्थित है। इसकी खोज रंगनाथ राव ने 1955 ईस्वी में किया है। लोथल में नगर को दो भागों में न बांटकर एक ही रक्षा प्राचीर से पूरे नगर को जो है दुर्गीकृत किया था। तो ये सब पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे प्रश्न है कि मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक जो है लड़ी थी। तो इसका आंसर आप अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 18 दिन। देखिए साहित्य यानी भारतीय साहित्य में दो महाकाव्य है, जिसमें से हमारा रामायण है और दूसरा हमारा दोस्तों महाभारत है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि योग दर्शन के संस्थापक कौन थे। योग दर्शन के जो संस्थापक है दोस्तों ये पतंजलि हैं। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। कुछ यहाँ पे दिया गया जो कि आपको जानना जरूरी है। जैसे योग का आपका हो जाएगा पतंजलि, सांख्य का कपिल मुनि, न्याय का हो जाएगा गौतम, पूर्व मीमांसा का जैमिनी, उत्तर मीमांसा का बादरायन और वैशेषिक का आपका हो जाएगा कनाद एवं उलूक हो जाएगा। ठीक है, आगे कि उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या है। उत्तरी बिहार का तो ये आपका वज्जी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति परिषद कहाँ पे हुआ है। तो दोस्तों ये आपका वैशाली में हुआ है। कहाँ पे, वैशाली में। अब यहाँ में कुछ बौद्ध संगीति दिया गया जो कि आपको याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा है, चार ठो दिया गया जो कि देखना जरूरी है। अगर हम प्रथम की बात करते हैं राजगिरी में हुआ है, 483 ईसा पूर्व में हुआ है, शासनकाल अजातशत्रु का था और जो अध्यक्षता है महाकश्यप के द्वारा किया गया है। अगर दूसरा की बात करते हैं वैशाली में हुआ है और अवधि जो है 383 ईसा पूर्व, शासनकाल जो है कालाशोक का है और जो अध्यक्षता किया है सबाकामी के द्वारा किया गया है। तीसरा की बात करते हैं तो पाटलिपुत्र में हुआ है और 250 ईसा पूर्व में अशोक के द्वारा किया गया है शासनकाल, यानी उन्हीं का शासनकाल था। उसके बाद जो है मोंगलीपुत्र तीस्त का जो है अध्यक्षता था। चतुर्थ की बात करते हैं तो कुंडल वन और ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी लगभग और कनिष्क के समय में यानी शासनकाल में और वसुमित्र या फिर अश्वघोष के समय में दोस्तों ये आपका हुआ है। आगे हमारा क्वेश्चन है कि बोला कि चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था। सिंपल सा प्रश्न है। देखिए चौसा की लड़ाई की बात करते हैं तो शेर शाह ने हुमायूं को लड़ाया था। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए बंगाल से लौटते समय हुमायूं एवं शेर शाह के बीच जो है बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान पर 26 जून 1539 ईस्वी को युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ। शेर शाह या फिर शेर शाह सूरी या फिर शेर खां फरीद खां को बरार खां लोहानी ने एक शेर मारने के बाद जो है शेर खां की उपाधि जो है उसको दे दी थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहिब के रूप में कौन लोकप्रिय था। तो बालाजी बाजीराव, ऑप्शन नंबर हमारा सी। देखिए 1750 ईस्वी के संगोला के संधि से मराठा साम्राज्य का वास्तविक नियंत्रण जो है पेशवाओं के हाथ में आ गया था। इसे पेशवाओं के लिए राजनीतिक क्रांति भी दोस्तों कहा जाता है। ठीक है, आगे प्रश्न है किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवा में जो है हैदर अली को हराया है। तो पोर्टो नोवा में हैदर अली को हराया आप सभी को याद ही होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सर आयरकुट ने पोर्टो नोवा में हैदर अली को हराया है। ऑप्शन नंबर बी। 1781 में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ, जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 का भाग था। हार के उपरांत दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका पुत्र जो है टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठा था। आगे की प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। देखिए प्रार्थना समाज के संस्थापक की बात करते हैं तो आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन नंबर सी। महाराष्ट्र में 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। इस संगठन का उद्देश्य हिंदू धर्म तथा समाज में सुधार लाना था। बाद में R.G. भंडारकर तथा महादेव गोविंद राणा इस संगठन में शामिल हुए। प्रार्थना समाज की स्थापना के प्रणेता स्रोत जो है केशव चंद्र सेन थे। आगे की ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था।
तो दोस्तों लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर डी। यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय था। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। यह पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। और भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। आगे की ब्रिटिश शासन अधीन भारतीय गरीबी और अर्थशास्त्र पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक जो है लिखा गया है? तो पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला है कि पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? तो ये आपके हो जाएगा एम के गांधी। दोस्तों एम के गांधी, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो सबसे गहरा आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर ए। प्रशांत महासागर गहराई जो है मैरियाना ट्रेंच यानी विश्व का सबसे गहरा गर्त है। इसका यानी नामक स्थान पर करीब 11,022 मीटर है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग का जो है दोस्तों यानी भाग पर यह आपका विस्तृत है। आगे की पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जो है भाग जलमंडल में शामिल है, जलमंडल में शामिल है? तो ये आपका हो जाएगा 70%। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अपनी धुरी पर पृथ्वी की घूर्णन दिशा यानी घूर्णन की दिशा पूछ रहा है। तो पश्चिम से पूरब, दोस्तों पश्चिम से पूरब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। आगे के वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है? तो ये आपको हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है 46 का जो है सी सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि निम्न में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है तो कोटा मंडल। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा डी हो जाएगा। भारतीय रेलवे को 18 मंडलों एवं 73 डिवीजनों में दोस्तों यहाँ पे बांटा गया है। तो ये पॉइंट जो है आप अच्छे से याद रखेंगे। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? तो सिक्किम का हो जाएगा, सिक्किम। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और नागालैंड। ठीक है, बढ़ते क्रम में यहाँ पे दिया गया है। अगला कि दुधवा नेशनल पार्क जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। देखिए जैव विविधता संरक्षण दो प्रकार से किया जाता है, स्व स्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण। भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान है जनवरी 2023 तक। ठीक है, ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? तो ये आपको हो जाएगा शुक्र। ऑप्शन नंबर बी। देखिए घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। इसे पृथ्वी की भगिनी ग्रह कहते हैं। ठीक है, भगिनी। और शुक्र पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। आगे प्रश्न है कि राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो आप सभी को पता ही होगा 30 वर्ष। 30 वर्ष हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। 25 वर्ष लोकसभा, 35 वर्ष राष्ट्रपति के लिए है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और जो आपका उच्च सदन यानी राज्यसभा का जो राज्य संसद का उच्च सदन जो स्थायी सदन है ये कभी भंग नहीं हो सकता है। आगे प्रश्न है कि भारतीय कानून के अनुसार किसी अपराधी को किशोर के रूप में परिभाषित किया जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका सही आंसर हमारा 18 वर्ष से कम उम्र के अपराधी को किशोर के रूप में जो है परिभाषित किया जाता है। आंसर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। आगे कि सीरिया के राष्ट्रपति हैं कौन? अगर हम सीरिया के राष्ट्रपति की बात करते हैं तो बशर अल असद। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। सुएज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है तो लाल सागर से। ऑप्शन नंबर डी। देखिए सुएज नहर का निर्माण जो है वर्ष 1859 ईस्वी में फ्रांस के इंजीनियर फर्डिनेंड डी लेसेप्स के निर्देश में आरंभ हुआ है। इसका निर्माण जो है कार्य 1869 में पूर्ण हुआ है। 1956 ईस्वी में मिस्र द्वारा इस नहर का राष्ट्रीयकरण जो है किया गया है। तो और याद रखना है आपको, सुएज नहर का सबसे उत्तरी पतन जो है पोर्ट सईद और दक्षिणी पतन जो है पोर्ट सुएज है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? 2 महाद्वीप में जो है फैला हुआ है तो इस्तांबुल हो जाएगा दोस्तों, इस्तांबुल। ऑप्शन नंबर सी। तुर्की का शहर जो है इस्तांबुल एक अंतर महाद्वीपीय शहर है। तुर्की की राजधानी अंकारा है। इस शहर का एक भाग यूरोप और दूसरा भाग जो है एशिया में है। तुर्की को यूरोप का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है कि बोला कि समुराई योद्धा वर्ग है, तो यह आपका हो जाएगा जापान में, ऑप्शन नंबर सी। समुराई शब्द का प्रयोग जो है कुलीन योद्धा यानी जापान में बूशी कहते हैं, जो उसको दर्शाने के लिए किया जाता है। समुराई 12वीं शताब्दी में सत्ता में आए और 1868 में मेजी बहाली तक जापानी सरकार पर हावी रहे। वर्तमान में समुराई प्रचलित हो गए हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? तो काम करने का दोस्तों अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है, बाकी समानता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और भाग के 3 में दोस्तों 12 से 35 अनुच्छेद तक ये आपका वर्णित है। भारत के भाग 3 को मैग्ना कार्टा की संज्ञा भी दिया गया है, भाग 3 को। आगे कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची संबंधित है किससे? तो ये आपका संबंधित है भारत की भाषाओं से, ऑप्शन नंबर 3। देखिए, मूल संविधान में 14 भाषा थी, लेकिन वर्तमान में देखा जाए दोस्तों तो अभी फिलहाल में 22 भाषा है। इसमें कुछ संशोधन किया गया था, जो कि संशोधन को आपको जानना चाहिए। जैसे 21वें जो संविधान संशोधन हुआ था 1967 में, तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 71वां में दोस्तों हमारा जो हुआ था संविधान संशोधन 1992 में, इसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को जोड़ा गया था। और अगर हम 92 संविधान संशोधन की बात करते हैं 2003 में, इसमें मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली, यानी इसमें आपका 4 भाषा जोड़ा गया था, इसमें 3 भाषा, इसमें आपका 1, यानी 4 3 7 1 8 हो गया ऐसे। और पहले 14 था, कितना हो जाएगा? टोटल 22 भाषा यहाँ पे हो जाएगा। आगे है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। देखिए, समाजवादी शब्द जोड़ा गया है दोस्तों वर्ष 1976 में, 42वें संविधान संशोधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी जो है एक सही आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे कि मैरी कॉम संबंधित है किससे? देखिए, सभी को पता है कि मैरी कॉम जो है दोस्तों बॉक्सिंग से संबंध रखती हैं। किससे? बॉक्सिंग से। मैरी कॉम 8 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में दोस्तों पदक जीती हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि मशरूम यानी कुकुरमुत्ता किसका उदाहरण है? तो ये दोस्तों आपका है कवक का, फंगी। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? देखिए, नेफ्रोलॉजी आप सब लोग याद रखेंगे गुर्दे का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। मनुष्य तथा अन्य स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ा गुर्दा होता है। गुर्दे का आकार सेम के बीज की तरह होता है। कशेरुक दंड के दोनों तरफ जो है एक एक गुर्दा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सी जड़ जो है यानी रूट नहीं है? तो बताइए इसमें जड़ कौन सा नहीं है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें तो अदरक दोस्तों हमारा नहीं है, यानी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अदरक भूमिगत तना का एक उदाहरण है। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। किसकी कमी के कारण जो है बच्चों में रिकेट्स होता है? तो बच्चों में दोस्तों रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। ऑप्शन नंबर डी। विटामिन डी की कमी से वयस्कों में एस्टोमेलेसिया नामक बीमारी होता है। विटामिन डी की कमी से होने वाले अन्य रोग जैसे हड्डियों का कमज़ोर होना, हड्डियों में दर्द, डायबिटीज, इम्यूनी जो कमज़ोर होना, सूजन और संक्रामक, ये सब जो है दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है किसकी प्रकृति है? ये जो प्रकृति है दोस्तों क्षारीय है। क्या है? प्रक्षारीय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए जो दोस्तों इसका जो पीएच मान होता है 7.7 होता है, 7.7 होता है, याद रखना है आपको। आगे प्रश्न है कि निर्गत साधन संभव बनाते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा आंकड़े देखना और प्रिंट करना। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, निर्गत डिवाइस का अन्य उदाहरण जैसे आपका मॉनिटर, प्रिंटर हो जाएगा, स्पीकर हो जाएगा, हेडफोन हो जाएगा, प्रोजेक्टर हो जाएगा और जीपीएस हो जाएगा और उसके बाद साउंड कार्ड भी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? हार्डवेयर का दोस्तों उदाहरण नहीं है तो एक्सेल दोस्तों नहीं है, ये आपका सॉफ्टवेयर है। ठीक है, बाकी माउस है, मॉनिटर है, ये आपका प्रिंटर, ये सब दोस्तों हमारा हार्डवेयर है। ठीक है, और एक्सेल जो है हमारा सॉफ्टवेयर है। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक छोटे सिंगल साइट नेटवर्क को संदर्भित करता है? तो ये आपका हो जाएगा LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क इसको कहते हैं, आप इसको याद रखेंगे। LAN से जुड़े सभी कंप्यूटर एक सीमित क्षेत्र में स्थित होते हैं। यह क्षेत्र लगभग 1 किलोमीटर की सीमा में होनी चाहिए। ठीक है, अगला है कि एम्पियर किसकी इकाई है? अगर हम एम्पियर की बात करते हैं ये किसकी इकाई है? तो विद्युत धारा की इकाई है। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है बी सही आंसर हो जाएगा 69 का।
निम्न में से कौन सी सदिश राशि है या फिर सदिश मात्रा है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों प्रतिबल। प्रतिबल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि एक परमाणु के नाभिक से सम्मिलित हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा हो जाएगा, अगर हम ऑप्शन देखें तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोस्तों यहाँ पे होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जॉन डाल्टन ने 1803 में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है, परंतु 19वीं शताब्दी के आखिरी दशक में वैज्ञानिकों ने प्रमाणित कर दिया कि परमाणु विभाज्य है तथा परमाणु की एक निश्चित आंतरिक संरचना भी होती है। आगे कि न्यूटन के पहले सिद्धांत को यह भी कहते हैं, यानी क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको हम जड़ता यानी जड़त्व का सिद्धांत कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। समझते हैं। गति के नियमों को सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने सन 1667 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रभावित किया। न्यूटन ने गति संबंधित अपने विचारों को 3 नियमों के रूप में जो है बताया, जिन्हें न्यूटन के गति नियम यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे प्रश्न है कि हेमेटाइट किसका अयस्क है? हेमेटाइट की बात करते हैं तो ये लोहा का अयस्क है दोस्तों, लोहा का अयस्क है। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 73 का ए सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? इनमें से हमारा पूछ रहा है कौन सा जो है गैस अक्रिय गैस नहीं है? तो हाइड्रोजन दोस्तों नहीं है, बाकी नियॉन है, हीलियम है और ऑर्गन है। देखिए आवर्त सारणी के समूह 18 में रखे गए तत्वों को अक्रिय गैस कहा जाता है। अक्रिय गैस को उत्कृष्ट गैस या फिर नोबेल गैस भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सी हास्य गैस यानी लाफिंग गैस के रूप में जो है जाना जाता है? लाफिंग गैस, तो ये आपका हो जाएगा N2O। नाइट्रस ऑक्साइड गैस को अल्प मात्रा में सूंघने पर हंसी उत्पन्न होती है, इसी गुण के कारण जो है इसे हास्य गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि चिली सीरा दोस्तों किसका सामान्य नाम है? तो ये आपका हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है कि अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा, अगर हम देखें तो डी हो जाएगा, यानी अत्यधिक किण्वन जो है अवशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। इंटरनेट में किस टाइप के सूचन का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा पैकेट। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे 78 का सी सही हो जाएगा। आगे की कंकाल के मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए। तो अनुमानित संख्या पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 700 दोस्तों, 700 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर में मांसपेशियों की जो कुल संख्या होती है करीबन 639 यहाँ पे दिया गया है। मांसपेशियों अंगों में गति उत्पन्न करता है तथा शरीर को सुदृढ़ बनाती है। ठीक है, ये सब नोट करना आपके लिए जरूरी है। आगे की पारिस्थितिकीय तंत्र शब्दावली किसने जो है ये प्रस्तुत किया है? तो ये दोस्तों हो जाएगा A.G. टेंसले के द्वारा ये आपका प्रस्तुत किया गया है। पारिस्थितिकीय को सर्वप्रथम परिभाषित करने और विस्तृत अध्ययन का श्रेय जो है जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकेल को प्राप्त है। ठीक है, वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतरक्रिया से विकसित तंत्र को जो है पारिस्थितिकीय तंत्र कहते हैं। आगे प्रश्न है कि कोशिका की खोज जो खोज है दोस्तों किया गया है किसके द्वारा? तो ये आपको हो जाएगा रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया है, जो कि 1665 ईस्वी में किया गया है। रॉबर्ट हुक द्वारा जो है कोशिका का अध्ययन माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में जो है प्रकाशित है। सर्वप्रथम जीवित एवं मुक्त कोशिकाओं की खोज जो है ल्यूवेनहॉक ने किया था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। आगे के पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणवत्तों यानी गुणधर्मों की खोज जो है किया गया था किसके द्वारा? तो ये आपका हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। इसकी खोज जो है 1928 ईस्वी में किया गया था। पेनिसिलिन का निर्माण जो है कवक द्वारा किया जाता है, यह भी आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे प्रश्न है कि हाइड्रोफोबिया से संबंधित है। देखिए हाइड्रोफोबिया से संबंधित हमारा रेबीज हो जाएगा दोस्तों, रेबीज। ऑप्शन नंबर ए। रेबीज एक जीवाणु जनित रोग है। रेबीज रोग से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में जो है संक्रमण होता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा जहर है? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जहर है। तो केसियन जहर है। देखिए केसियन एक आपेक्षक विष है जो कोशिका शोषण का एक शक्तिशाली अवरोधक होता है। NaCl को सोडियम क्लोराइड कहते हैं, जिससे साधारण नमक जो है कहा जाता है। ठीक है, आगे की घेंघा डैश की कमी से होता है। जो घेंघा है दोस्तों किस
की कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा बी हो जाएगा। देखिए विटामिन ए रतअंधी संक्रमणों का खतरा, जीरोथेल्मिया हो जाएगा। विटामिन बी 2 जो है त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना। विटामिन बी 6 जो है बाल सफ़ेद होना और मंद बुद्धि। विटामिन बी 7 जो है आपका लकवा, शरीर में दर्द, बालों के गिरना। और विटामिन 11 जो है हृदय रोग। विटामिन बी 12 जो है एनीमिया और पांडुरोग जैसी समस्या यहाँ पे उत्पन्न होता है। आगे है बोला कि अस्थि यानी अस्थि सुसुरता जो है दोस्तों डैश की कमी से होता है, ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये आपका हो जाएगा कैल्शियम की कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे प्रश्न है क्वासियोरकर बीमारी डैश की कमी से होती है। क्वासियोरकर बीमारी जो है किसकी कमी से होती है, तो प्रोटीन की कमी से होती है, प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति दोस्तों खतरे में नहीं है, तो खतरे में दोस्तों नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पे तोता की प्रजाति दोस्तों खतरे में नहीं है। तोता आपको हमेशा कहीं ना कहीं दिख ही जाता है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। टाइटन डैश का ग्रह, टाइटन डैश का चंद्रमा है, तो शनि का चंद्रमा है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। शनि आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके तल के चारों ओर वलय का होना, मोटी प्रकाश की कुंडली इसकी विशेषता है। ठीक है। आगे प्रश्न है कि वोल्ट मापी यंत्र का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा विभवांतर। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा मैथ्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है 91 नंबर से। आप आराम से ग्रुप में ज्वाइन होकर ये सेट ग्रुप बनाइए, बेहतर वे में बनाइए, क्योंकि डिस्कशन अच्छा दिया गया है। अगर आपको मार्केट से खरीदना है तो मार्केट से सेट्स खरीद सकते हैं, या फिर आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर भी आपको बहुत सारा सेट जैसे क्राउन हो गया, प्लेटफार्म हो गया और भी बहुत सारा सेट है जो कि आपको वहाँ पे दिया जा रहा है। वहाँ से भी आप सेट लगा सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।